हमने पढ़े हैं इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस होते क्या हैं बेसिकली, कि डायमेंशंस को क्यों यूज किया जाता है, डायमेंशंस को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, या इसके इस्तेमाल करने से हम लोगों को किस किस चीज का पता लगता है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हैं बेसिकली। तो हमारे पास इसके दो एडवांटेजेस हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों हैं। ये हम लोग इसके एग्जांपल्स भी मस्ट करेंगे और आपके पेपर में क्वेश्चन भी यहां से ही आता है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल रिलेशन है या कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन की करेक्टनेस के वो ट्रू है या नहीं है, वो हम लोग डायमेंशंस एनालिसिस को यूज करके बता सकते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ कि किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस कि वो ठीक है या नहीं ठीक है, ये हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। इसमें से हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला क्या हो सकता है। ये भी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करके फार्मूला भी फाइंड करेंगे कि फार्मूला हमारे पास कैसे ड्राइव किया जाएगा। ओके, तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कहा कि ये होमोजेनिटी का जो वर्ड यूज किया गया है पेपर में, इस दफा फेडरल बोर्ड का जो पेपर आया था उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक इक्वेशन गिवन थी और उसकी हमने करेक्टनेस फाइंड करनी थी, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सेकेंडली हमारे पास ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। तो अगर डायमेंशंस के आपको समझ आ गया तो डायमेंशन का सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाला है वो यहां से पूछा जाएगा। ओके, हम लिमिटेशंस देखते हैं, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। अब लिमिटेशंस के अंदर क्या क्या आ गया कि लिमिटेशंस होती क्या है कि ये चीज किन किन चीजों पर किस हद तक एप्लीकेबल है और कहां पे जाके ये खत्म हो जाती है, लिमिटेड है कि फर्दर इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मतलब, एक कांस्टेंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है। तो वो फिक्स वैल्यू हम लोग नहीं यूज कर सकते, निकाल सकते, हम लोग सिर्फ उसका रिलेशन निकाल सकते हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो किन बेस क्वांटिटी से बना है, ये नहीं बता सकते कि इसकी असल में आंसर क्या आएगा या इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगी। तो पहला लिमिटेशन हमारे पास क्या आ गया कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज को फाइंड नहीं कर सकते हैं किसी भी कांस्टेंट की, या किसी भी हमारे पास कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 या कोई भी इसकी वैल्यू होगी उसको हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, इफ ओनली इट ओनली टेस्ट द डायमेंशनल वैलिडिटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी इन इक्वेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये हमें एग्जैक्ट रिलेशन बता देगा कि फिजिकल क्वांटिटी किस किस से मिलके बनी है। नो, फिजिकल क्वांटिटी किन चीज पे डिपेंड करती है ये हमें पता होना चाहिए और वो कितनी पावर में डिपेंड करती है, यानी कि लेट्स सपोज एल पे डिपेंड करती है तो इस इक्वेशन के अंदर एल की पावर क्या होगी ये हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस बताता है। ये नहीं बताएगा कि एल पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड करती है, ये ग्रेविटी पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन नहीं बता सकता कि किस किस चीज पे डिपेंड करती है। हाँ, उनकी पावर्स जो आएंगी उसको ये एक्सप्लेन करेगा, जो हम लोग कहेंगे ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। ओके, इट डज नॉट, अच्छा फॉर सम टाइम ऐसे होता है हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके सेम डायमेंशन है। अब ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटी जिनके सेम डायमेंशन हैं उनको हम लोग कैसे डिफरेंस करेंगे उनके दरमियान में, डिफरेंशिएशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस। तो हम लोग तो डायमेंशंस देख के नहीं बता सकते कि ये किस चीज का डायमेंशन है। तो ये हमारे पास जिनके सेम डायमेंशंस आ जाएंगे उनको हम लोग डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ये लिमिटेशंस के बारे में बताता चाहूंगा आपको मैं कि लिमिटेशंस का भी टॉपिक एक दफा बोर्ड में आ चुका है। ओके, लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। वो कहता है कि इवन इफ अ फिजिकल क्वांटिटी, a physical relation is correct dimensionally,
इट डज नॉट प्रूव रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट बट ओके। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपने डायमेंशंस निकाले और इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बात सुनिएगा कि अगर आप लोगों ने डायमेंशंस निकाले और इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, क्या मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल है राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के, तो क्या होगा, तो जरूरी ये नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी ट्रू है, मतलब इक्वेशन जो है वो 100% ट्रू नहीं है, फिर भी इवन उसके डायमेंशंस भी करेक्ट हैं। तो यहां पे तो लिमिटेशन है कि अगर की एक इक्वेशन मेरे पास है, वो डायमेंशन उसके करेक्ट हैं, डायमेंशंस के मुताबिक वो एक ठीक इक्वेशन है, बट ये कह रहा है कि वो 100% श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक है। बट ऐसी इक्वेशन जिसके डायमेंशंस ठीक नहीं है, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो वो 100% श्योरिटी है कि वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। दोबारा सुनिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया कि अगर आपके पास एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं हुआ कि वो 100% फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है, वो करेक्ट भी हो सकती है और वो रॉन्ग भी हो सकती है। बट अगर एक ऐसी इक्वेशन जो डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं है, तो वो 100% श्योरिटी है कि फिजिकली करेक्ट नहीं है। तो एक चीज तो पता चल जाती है, एक इक्वेशन के अपने डायमेंशंस निकाले, उसकी करेक्टनेस को फाइंड किया और वो डायमेंशनली ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कि वो फिजिकल रिलेशन ट्रू नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है। बट दूसरी वाली बात क्या है कि अगर वो डायमेंशनल निकालने के बाद डायमेंशनली करेक्ट आ रही है, तब भी 100% श्योरिटी नहीं है कि वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये लिमिटेशन बनती भी है कि होना तो ये चाहिए था कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन भी करेक्ट है, अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन भी करेक्ट नहीं है, तब हम लोग फाइंड कर सकते थे। बट यहां पे ऐसा नहीं था, सो ये भी इसकी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। एक और लिमिटेशन जो आपकी बुक में मेंशन है, जो मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया, वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसिकेंट, सिकेंट, इनके डायमेंशंस हमारे पास नहीं होते। तो ऐसा फार्मूला जिसके अंदर साइन थीटा आ जाएगा, ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कॉस थीटा आ जाएगा, तो उसके डायमेंशंस हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे उनके डायमेंशंस हमारे पास नहीं होते। तो ये भी इसकी क्या आ गई है, एक लिमिटेशन आ गई है। दोबारा देखें, ये न्यूमेरिकल्स वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फाइंड नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा हमारे पास क्या था, ये हमें वैलिडिटी तो बताएगा कि रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है, बट ये नहीं बता सकता कि ये फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान में एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ये भी नहीं बता सकता। आगे हमारे पास क्या है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशंस सेम है, उनके दरमियान में हम डिफरेंस भी नहीं कर पाते। चौथा हमारे पास क्या है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है, बल्कि वो करेक्ट हो भी सकती है और करेक्ट नहीं भी हो सकती। बट अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो वो 100% इसकी श्योरिटी है कि वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ओके, चौथा मैंने जो बताया, जो यहां पे लिखा हुआ नहीं हुआ, वो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन वगैरह, इनके डायमेंशंस नहीं होते। सो इनको अगर फार्मूले में आ जाते हैं ये, तो इनके डायमेंशंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हमारे पास इसकी एक लिमिटेशन थी। तो ये एक मोटा लिमिटेशंस आ गई हैं, आपने इनको जूम करके अपने नोट्स यहां से रेडी कर लेने हैं जब भी आप लोग नोट्स बनाने लगेंगे। ओके, अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो क्या है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये मैं चेक करूंगा कि इक्वेशन की करेक्टनेस बेसिकली क्या होती है। ओके, तो सबसे पहला काम, मैं कोई भी इक्वेशन लेता हूं और फिर मैं चेक करता हूं कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। आपने एक इक्वेशन सुनी है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। हमने चेक करना है कि होमोजेनिटी जो इसकी है वो करेक्ट है या नहीं है। हमने क्या चेक करना है कि होमोजेनिटी इसकी जो है वो करेक्ट है या नहीं है, कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो इक्वेशन हम लोग चेक करके बताएंगे कि ये डायमेंशन इसके इक्वल आते हैं कि नहीं आते, या जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है उसका मतलब क्या होता है। ओके,
वेलोसिटी का मुझे पता है कि क्या होता है जी, टी एल माइनस वन। वेलोसिटी का डायमेंशन मेरे पास क्या होता है, टी एल माइनस वन। ओके, यहां पे भी वेलोसिटी है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, एल टी माइनस वन। ओके, दरम्यान में हमारे पास क्या साइन आ रहा है, प्लस का। एक्सेलरेशन का हमने कल निकाला एल टी माइनस टू, और टी का भी क्या होता है, कैपिटल टी। ये डायमेंशंस वो हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में लेक्चर के, कि हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वी का, ए का और टी का। ओके, अगर देखता हूं मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एल टी माइनस वन तो यहां पे ऐसे ही रहेगा। जहां पे देखें आप लोग कि अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं, जैसे टी की है, तो पावर क्या हो जाते हैं, तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो माइनस टू प्लस वन। ये वाला टी जिसकी पावर वन थी, क्योंकि दोनों टी है, टी टी बेस सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। मेरे पास रिलेशन क्या बन गया, एल टी माइनस वन, और यहां पे क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू में से प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो मेरे पास ये रिलेशन वन और वन क्या हो जाएगा, टू एल टी माइनस वन, और यहां पे भी क्या आ गया, एल टी माइनस वन। अब देखें कि ये इक्वेशंस के डायमेंशंस बोथ साइड से इक्वल आ रहे हैं। यहां पे भी क्या आ रहा है, एल टी माइनस वन, और यहां पे भी क्या आ रहा है, एल टी माइनस वन। यहां पे टू आ रहा है, लेकिन टू हमने कल पढ़ा था, अभी ये देखें लिखा हुआ है कि टू हमारे पास डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इस वजह से ये जो टू है ये डायमेंशन लेस है। इसके बावजूद एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई हैं, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ओके, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। ये आप लोगों के पेपर्स, पास्ट पेपर की एग्जांपल है। तो पास्ट पेपर के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल आई थी, P इज इक्वल टू रो यानी डेंसिटी जी एच। सबसे पहले देखें मैंने क्या कहा था, डायमेंशन निकालने से पहले प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो मैं इधर लिखता हूं यहां पे कि प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले P होता किसकी इक्वल है, P इज इक्वल टू F बाय A के। हियर A इज द एरिया एंड F इज द फोर्स। फोर्स एक एरिया तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ है, तो ये बेस क्वांटिटी है, बट फोर्स जो है ये ड्राइव क्वांटिटी है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम ए। एम की जगह कैपिटल एम, ए की जगह हमारे पास क्या आ रहा था जी, एल टी माइनस टू, तो फोर्स का क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। फोर्स की जगह ये पुट कर देंगे हम लोग, और P इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय एरिया, लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो L का स्क्वायर। एक L हमारे पास यहां से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, M, ये L ऊपर जाके क्या हो जाएगा, L माइनस वन, और क्या हो जाएगा, T माइनस टू। तो ये हमारे पास किसके डायमेंशंस आ गए हैं, प्रेशर के। प्रेशर क्या हमने निकाला, P इज इक्वल टू F बाई ए, फार्मूला होता है इसका। F क्योंकि ड्राइव क्वांटिटी था, मैंने कहा जब तक इसको सॉल्व करेंगे जब तक ड्राइव क्वांटिटी बेस में कन्वर्ट ना हो जाए, मैंने F को MA लिखा, MA फिर क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। A को मैंने, मुझे आइडिया है कि हमने आज ही फाइंड किया लेक्चर के स्टार्टिंग में, LT माइनस टू। A की जगह पुट किया, M की जगह M, तो F का हमारे पास ये आ गया, ये उठाया हमने इधर पुट किया। एरिया लेंथ इंटू लेंथ होता है, तो L स्क्वायर हो गया, एक पावर इससे कट गई, तो M ये वाला, L ये ऊपर जाएगा तो माइनस वन, और T माइनस टू, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर का डायमेंशन आ गया। तो एक साइड तो मैंने फाइंड कर ली कि M L माइनस वन और T माइनस टू, इसका हमारे पास क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड आ गई है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग कैसे फाइंड करें। अगर स्टूडेंट्स देखें हम लोग इसको,
तो पहले में मेरे पास डेंसिटी आ रहा है, इसको मैं क्योंकि डेंसिटी हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है तो सॉल्व करूंगा। ग्रेविटी हमारे पास किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन के। तो एक्सेलरेशन के ही हमारे पास डायमेंशंस लग जाएंगे। हाइट h जो है ये भी एक मेरे पास क्या है? लेंथ ही है, तो यहां पे भी मैंने क्या लगा दिया? l लगा दिया। हाइट भी लेंथ होती है ना, 10 फुट है तो लेंथ है वो भी। डेंसिटी का कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? m बाय v, और m का तो हमारे पास हमें पता है, v का क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो v का फार्मूला हमारे पास, वैसे v का यूनिट क्या होता है? m क्यूब। तो उससे हम लोगों ने ड्राइव क्या कर लिया? l क्यूब, यानी कि लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, और m से हम लोगों ने मैथ ड्राइव किया, तो ये क्या बन जाएगा? कैपिटल M L माइनस 3। ओके, ये चीज हम लोग कहां पुट करने वाले हैं? इस इक्वेशन के अंदर, इसकी जगह पे M L माइनस 3। अब देखिए ये इक्वेशंस जो है ये थोड़ी सी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखें m तो यहां पे एक ही है, तो m हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। l यहां पे -3 +1 और +1, तो मैंने कहा कि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 +1 एंड +1, और t एक ही है तो t की पावर क्या आ जाएगा? -1। अब इसको फर्दर देखें तो m l माइनस होगा जब -3 में से +2 तो बच जाएगा -1। सो यहां पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन में t की पावर 2 होती है, एंड t पावर -2। तो अब देख लें, दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि जो डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं वही डायमेंशंस हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी है, ये इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे एक ही चीज आपने याद रखनी है कि जब भी डायमेंशंस आ जाते हैं तो आपने देखना है कि वो ड्राइव क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटी से बनती है, उस बेस क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखी हुई हैं, तो इन्हीं डायमेंशंस को देखते हुए हम लोगों ने उसकी करेक्टनेस को चेक करना है। तो पहला एडवांटेज हमने डिस्कस कर लिया कि ये करेक्टनेस को कैसे फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखना है कि एडवांटेज नंबर 2 हमारे पास क्या है कि ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला। इससे पहले हमने होमोजेनिटी चेक की है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल हैं लेफ्ट हैंड साइड के, तो इक्वेशन जो है कोई भी फिजिकल इक्वेशन वो डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। तो हम लोगों ने वो चेक कर लिया, उसे होमोजेनिटी भी बोलते हैं। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि चेक द होमोजेनिटी या चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। तो वो आप लोगों ने क्या करना है? लेफ्ट हैंड के डायमेंशंस फाइंड किए, फिर राइट के फाइंड किए। अगर वो इक्वल आ गया तो वो होमोजेनिटी उसकी ओके है, करेक्ट है वो डायमेंशनली इक्वेशन। और अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं इसका एडवांटेज नंबर 2 कि हाउ वी कैन डिराइव अ फार्मूला। अगर इसकी लिमिटेशंस देखें तो मैंने एक चीज बताई थी कि इट ओनली टेस्ट द डायमेंशन रिलेटिविटी बट नॉट एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। ये रिलेशनशिप एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट हम लोग इससे फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि जैसे मैंने फार्मूला लिखा टाइम पीरियड का, अगर मैं टाइम पीरियड का फार्मूला ड्राइव करता हूं तो सबसे पहले क्या चीज होगी? सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है मास पे, ये डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, एंगल पे और लेंथ पे। ये 4 चीजें हैं जिन पे ये टाइम पीरियड हमारे पास क्या कर रहा होता है? डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर टाइम पीरियड हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है इन चीजों पर, तो हम लोगों ने क्या चेक करना है कि इनका अब पावर क्या आती है। मतलब ऐसे तो फार्मूला नहीं लिख सकते, पावर क्या बनेगी और कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? m के ऊपर a, l के ऊपर b, थीटा के ऊपर c और g के ऊपर मैंने d लगा दिया। अब ये मेरे पास मैंने फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ a, b, c, d के इनकी पावर क्या क्या है और इनके डायमेंशंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर मैंने क्या लिखा? t इज इक्वल टू, यहां पे एक आएगा हमारे पास कांस्टेंट, और आगे मैंने m का डायमेंशंस m, l का आपको पता है लेंथ होता है, थीटा का मैंने लिखा है l इंटू एल इनवर्स 1। ये हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है? हमें पता है कि l इज इक्वल टू होता है r थीटा,
थीटा अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एल बाय आर, और आपको यहां पता है कि एल जो होता है वो लेंथ होती है और आर क्या होता है रेडियस, वो भी लेंथ है, तो ये क्या आ जाएगा एल बाय एल, तो ये एल ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट कि यहां पे डायमेंशन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा एल इंटू एल इनवर्स, बेसिकली ये सी की वैल्यू जो होगी यहां पे वो नहीं होगी। ओके, अब देखें इस तरफ देखें, m यहां पर है यहां पर नहीं है, तो क्या लिखेंगे m की पावर 0, ठीक हो गया। l यहां पर है यहां पर नहीं है तो l की पावर 0, t हमारे पास यहां पर है यहां पर, तो इसकी ये लिख के इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास m l, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा c की पावर नहीं आएगी हमारे पास क्योंकि थीटा होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास l t -2 और d। अब हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज आई और क्या क्या नहीं आई। ओके, देखने भी m की पावर a है, जहां पे m की पावर क्या हमारे पास है 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग, दोबारा देखें ये थोड़ा सा पॉइंट चेंज हुआ, m की पावर क्या थी a, यहां पे m है ही नहीं तो m की पावर किसकी इक्वल हो गई a इज इक्वल टू 0। ओके, अब l की पावर यहां पे 0 है, यहां पे l की पावर दो जगह पर है, एक l की पावर यहां पर है और एक l की पावर यहां पर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं l पावर b और प्लस d, पावर क्या आ गई b प्लस d, क्योंकि एक l यहां पर है और एक l क्या हमारे पास यहां पर है, तो मैं लिखूंगा l की पावर यहां पे b प्लस डी है, b प्लस डी इज इक्वल टू, यहां पे l की पावर क्या है 0, तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 थी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो गई 2 हो गई। ओके, दोबारा देखें l की पावर यहां पे 0 है, यहां पे l की पावर एक b है और एक l की पावर यहां पे d है, तो मैंने क्या लिख दिया l पावर सेम तो बेस सेम तो पावर क्या हो गई है ऐड हो गई है b प्लस d, इसको मैंने किसकी इक्वल कर दिया l के जो यहां पे 0 था। ओके, अब मेरे पास क्या रह गया t रह गया, यहां पे t की पावर क्या है 1 है और वहां पे t की पावर क्या है -2d, तो -2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे पावर क्या थी 1, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। ओके, ये जो d की वैल्यू आई है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो d की वैल्यू हमारे पास आई है, देखेंगे अगर आप लोग कि जो d की वैल्यू मेरे पास आ गई है इसको इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है b प्लस डी इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या आई है जी -1/2 इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो अब मेरे पास क्या आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई है। अब देखिए कैसे हम लोग इस फार्मूले को अरेंज करते हैं, इस फार्मूले को कैसे पुट करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो क्या थी t, ठीक है, t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, m की पावर a की हमारे पास क्या आई है m की पावर a, तो m की पावर क्या होगी ये 0, मतलब कोई भी पावर नहीं हुई। आगे हमारे पास क्या आ गया, l की पावर हमारे पास क्या थी b, तो l की पावर यहां पे हमारे पास क्या आई है, l की पावर हमारे पास क्या आई है, यहां पे हमारे पास क्या है b और b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1/2। ओके, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया d, और यहां हमारे पास क्या था g था, g की पावर हमारे पास क्या आ रही है -1/2। ओके, मैंने क्या किया a b और d की वैल्यूज को a की जगह पे, b की जगह पे, d की जगह पे पुट कर दिया, c की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, क्योंकि यहां पे ये कैंसिल होकर 0 हो गया था, इस वजह से। अब देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, l की पावर 1/2 है तो मैं l को ऐसे लिख सकता हूं, g की पावर -1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे क्या आ गया कांस्टेंट इज इक्वल टू t। अब t का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू
2π√L/g, और ये हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है जी कि t का फार्मूला कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग दोबारा देखें, सिंपली हमने देखना है कि t का किस किस के साथ रिलेशन है, ये रिलेशन फाइंड किया, उसको हम लोगों ने अपनी पास से a b c d, आप आगे पीछे भी दे सकते हैं कि पावर का हम लोगों ने पावर दे दी, हम लोगों ने डायमेंशंस लिखे, डायमेंशन के साथ वही पावर्स लिखी, डायमेंशंस को दोनों साइडों पे कंपेयर किया, जो डायमेंशन यहां पर है वहां पर नहीं है उसकी पावर 0 आ जाएगी, और जो पहले से है उसकी पावर 1 आएगी। इक्वेशंस बनी, पावर को पावर से हम लोगों ने क्या किया, इस पावर को a को 0 से कंपेयर कर लिया, क्योंकि m का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे m की पावर a है। फिर हम लोगों ने क्या किया, l की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई थी b प्लस डी, तो हमने क्या लिख दिया, b प्लस डी इज इक्वल टू 0। t की पावर यहाँ पे 1 थी, मैंने 1 लिखी, और यहाँ पे क्या थी -2d लिख के a b d की वैल्यू निकाली, उसको इक्वेशन के अंदर पुट किया। अब m की हमारे पास क्या हो गई है 0, l की 1/2 तो l के ऊपर अंडर रूट आ गया, g की -1/2 तो g के ऊपर भी अंडर रूट आ गया। तो ये फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला मैंने इस रिलेशन से विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन ड्राइव किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोगों को दिखाया। आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो फेडरल बोर्ड के अंदर इस यूनिट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका टीचर उसामा और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। ओके, तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है वो फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है और सीरीज में हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज, और ये टॉपिक बेसिकली रिलेट करता है वेक्टर एंड स्केलर के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि ये चीज जो हम लोग आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि व्हाट इज वेक्टर एंड स्केलर, कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है, बट मैं आपको जस्ट आपकी रिमाइंडिंग के लिए ये कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि स्केलर एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं, इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। जैसा कि अभी रिसेंटली जो फेडरल बोर्ड का पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, उसमें इसके जैसा ही जो दूसरा प्रोडक्ट है यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो हमारे पास है, वो उसका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का आया था। तो आप लोगों ने इसको कंप्लीटली ध्यान से और बिल्कुल सुकून से सुनना है। इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यानी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे उनके आंसर मैं आप लोगों को आज दे दूंगा और आप लोगों को सिखा दूंगा कि हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट। ओके, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, जब एक वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, एंड द रिजल्टेंट इज द स्केलर क्वांटिटी, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट। कब, जब दो वेक्टर्स उनको आपस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया और आंसर में हमें क्या मिला, एक स्केलर क्वांटिटी मिली, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो इसकी एग्जांपल अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि मैंने क्या किया कि वेक्टर को मल्टीप्लाई किससे करवाया, वेक्टर से, और जो प्रोडक्ट यानी कि जो मुझे आंसर मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या रखा, स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्क डन, वर्क एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, बट जब हम लोग देखते हैं फोर्स को, तो फोर्स भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया और आंसर में हमें क्या मिला, एक स्केलर मिल गया, तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। आपको पता है कि फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी कि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास एक
स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा से, जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर में हमें क्या मिले, स्केलर क्वांटिटी मिले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। होप सो कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, अब ये जो साइन मैंने ऊपर लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। जब इनका मैंने प्रोडक्ट लिया तो मुझे क्या मिल रहा है रिजल्टेंट में, ए बी कॉस थीटा। अब ए तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, कॉस थीटा क्यों आ रहा है ये हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ए डॉट बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बट यहां पे कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज पता है कि जब भी हम लोग एक वेक्टर लिया, हम लोगों ने ये ए, साथ में हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया बी, ये हम लोगों ने बी वेक्टर जो है, इस वेक्टर को हम लोग नाम दे देंगे ए वेक्टर, और जैसा कि इसके ऊपर नाम लगा हुआ है, और बी वेक्टर, ये दो वेक्टर थे हमारे पास। ओके हमने क्या किया, हमने बी वेक्टर का रिजोल्व किया कंपोनेंट के अंदर बी वेक्टर को, तो ये जो कंपोनेंट बनेगा ये हमारे पास बन जाएगा बी वाई। और जब भी हम लोग एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए हम लोग लगाते हैं साइन थीटा, पर यहां पे हम लोग परपेंडिकुलर वाला नहीं ले रहे, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग वो, ये जो बी वेक्टर है इसका वो कंपोनेंट जो ए के साथ पैरेलल है, जो ए की डायरेक्शन में है, वो हम लोग लेंगे, तो उसको इसलिए हमने क्या लिया, बी कॉस थीटा। दोबारा सुने, बी का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के पैरेलल है, तो कौन सा ए के पैरेलल होगा, बी का ये वाला कंपोनेंट। बी को अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं तो वो उसका क्या बन गया, ये इसका बी वाई बन गया, और ये इसका क्या बन जाएगा, बी एक्स। और हमें पता है कि बेस के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। सो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या लिया, ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिया। दोबारा सुने कि ए वेक्टर ये वाला, ये हमारे पास क्या था, बी वेक्टर था, हमने बी वेक्टर को रिजॉल्व किया कंपोनेंट के अंदर, और बी का वो कंपोनेंट जो ए वेक्टर के पैरेलल था उसको हम लोगों ने यहां पे ले लिया, जैसे हम लोग कहते हैं कि बी कॉस थीटा। ओके यहां पे एक वर्ड यूज किया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सबसे पहले तो आप लोगों ने समझना क्या है कि बेटा प्रोजेक्शन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे 2-3 लाइट्स लगी हुई हैं, और इन लाइट्स के नीचे मैंने, ये अर्थ है, जमीन है, ये लाइट्स 3 लगी हैं, इधर मैंने कोई एक चीज रखी है ऐसे, तो इसका जो प्रोजेक्शन यानी कि इसका जो साया पड़ेगा वो यहां पड़ेगा, ये वो जगह है जहां पे इसका साया पड़ेगा यानी कि प्रोजेक्शन पड़ेगा। सेम यही अगर हम लोग ये कंपोनेंट देखते हैं ए वाला, तो ए यहां तक एंड हो रहा है, तो ए का प्रोजेक्शन यानी ए का जो साया है वो कहां तक पड़ेगा, यहां तक। तो ये इसके ऊपर यहां से लेके यहां तक ए का प्रोजेक्शन यानी ए का साया पड़ रहा है। दैट्स वाई हम लोग लिखते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ बी यानी बी का साया ऑन ए के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या होता है कि बी का प्रोजेक्शन, बेसिकली हम लोग साये को ऐसे बोल सकते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि बी का जो साया है वो ए के ऊपर आएगा, कहां से लेके कहां, यहां से लेके यहां तक। दैट्स वाई हम लोग क्या ले रहे हैं, इसका एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं जो कि वेक्टर ए के पैरेलल है। दोबारा सुने, दो वेक्टर थे ए और बी, हमने उनको आपस में ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो हम लोगों ने क्या देखना है कि इसके दो कंपोनेंट हैं, ए कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट है, ए कंपोनेंट ये एक्स कंपोनेंट है। तो बी का वो कंपोनेंट हम लोग लेंगे जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस ए होगा, अलोंग द वेक्टर ए होगा, तो ये वाला कंपोनेंट आया। दैट्स वाई हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। होप्स हो कि आपको यहां बात क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन जैसे मैंने समझाया कि प्रोजेक्शन बेसिकली किसी भी चीज का साया होता है। तो यहां पे अगर इधर से मैं लाइट लगाता हूं तो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कहां तक आएगा, यहां तक आ जाएगा। तो इस कंपोनेंट को मैं क्या ले रहा था, दैट्स वाई मैंने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ बी यानी कि बी का प्रोजेक्शन ऑन ए के ऊपर। ओके अब हमने इसको जब एंड किया तो क्या लिखा, ए बी कॉस थीटा। बता दिया कि कॉस थीटा हमने क्यों लगाया है। तो एग्जांपल इसके अगर हम लोग देखते हैं, हमारे पास वही चीज जो हम लोगों ने की थी, W = FD
एफ डॉट डी बेसिकली होता है, और जब डॉट खत्म करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, एफ डी कॉस थीटा। तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल आ गई हमारे पास। दोबारा से ये प्रोजेक्शन वाली बात कि एक का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब क्या हुआ कि बी का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब ये है कि हम बी का सिर्फ ये कंपोनेंट ले रहे हैं, वो कंपोनेंट जो ए कंपोनेंट के पैरेलल है। हम वो कंपोनेंट लेंगे जो ए कंपोनेंट के पैरेलल है। और प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसका जो साया यानी इंपैक्ट है वो यहां पे, यहां से लेके यहां तक पड़ रहा है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जब भी हमारे पास अगर वो कहता है कि कोई वेक्टर ऐसा कह देता है कि आप सॉल्व करें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो मतलब क्या होगा कि ए आपका पहले आएगा और बी आपका बाद में आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन किसका है, प्रोजेक्शन ऑफ बी और किस पर है, ऑन ए। तो ए हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी कि अब हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। हमने क्या देखनी है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इसकी क्वालिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी जो कि मेरे पास है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ए डॉट बी को, ए वेक्टर बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कि अगर हम लोग ए का डॉट बी के साथ लें और फिर बी का डॉट ए के साथ लें तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं या प्लस करते हैं जब, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे भी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी वहां पे भी मौजूद होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी को मैं कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए मेरे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब जो बात है ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझनी है। वो कहता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। सबसे पहली चीज कि ये जो कॉस थीटा है ये वो एंगल है जो बी और ए के दरमियान में है। ये जो थीटा आ रहा है ना, ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो ए और बी के दरमियान में आ रहा है। तो वो कहता है कि अगर ए डॉट बी मेरे पास ए और डॉट बी है, और अगर इनके दरमियान में जो एंगल है ए बी कॉस थीटा, और थीटा अगर मेरे पास क्या आता है 90, परपेंडिकुलर में क्या होता है, थीटा 90 के इक्वल होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर सॉरी 90 पुट करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा अगर ए डॉट बी आपस में यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके साथ हम लोग क्या चीजें, और जो दो चीजें हैं या तीन चीजें सीखेंगे, वो क्या कि अगर हमारे पास आई का वेक्टर, आई का डॉट जे के साथ आता है, आपको पता है कि आई और जे क्या होते हैं, आई और जे के तीनों यूनिट वेक्टर हैं। और यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर मैं आई और जे का मैग्नीट्यूड लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आई, ये आई होता है, ये हमारे पास क्या होता है जे, और ये क्या होता है के, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। 90 90 90 के एंगल पर तीनों हमारे पास होते हैं। बेसिकली एक्स ये होता है और y यहां पे होगा, और z हम लोग वैसे 3D में अगर ड्रॉ नहीं कर सकते तो z हमारे पास ये कंपोनेंट होता है। तो तीनों ये हमारे पास क्या होते हैं, 90 90 90 के एंगल पर होते हैं। तो अगर मैं इन दोनों का एंगल निकालूंगा तो मेरे पास क्योंकि i और j यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। 1 इंटू 1 और कॉस क्या आ जाएगा 90, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, i डॉट j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में अगर हम लोग करते हैं आई जे डॉट के कर लेते हैं, अगर जे डॉट के, तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो और आई डॉट
के भी 0 हो जाएगा। मैंने रीजन बताया कि इनके दरमियान में एंगल 90 का होता है और ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया कि अगर अब हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या होगा। अगर दो वेक्टर यानी कि ए वेक्टर बी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल में क्या होता है जी, एंगल ए बी कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी कॉस 0, जो कि मैक्सिमम होता है ए बी के। तो हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू आ जाएगा मैक्सिमम, यानी कि हमारे पास कोई मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो अब यहां पे देखें, अगर मैं यहां पे बात करता हूं आई डॉट आई की, आई डॉट आई की, अब देखिए आई डॉट आई दोनों सेम वेक्टर हैं, और अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर आई है तो दूसरा भी इसके अलोंग ही होगा आई। तो दोनों आई जो होंगे ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो इनके दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1। मैंने कहा था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, और कॉस एंगल क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएंगे, कॉस 0 1 की इक्वल होता है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1। तो आई डॉट आई यानी कि सेम यूनिट वेक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम जब जे डॉट जे होगा तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हमारे पास के डॉट के होगा तो ये हमारे पास भी किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। तो होप्स हो गया आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जब पैरेलल होते हैं, क्योंकि आई डॉट आई है ना, तो आई के अलोंग आई होगा, जे के अलोंग जे होगा, और के अलोंग के होगा, तो इनके दरमियान में एंगल हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास है सेम वेक्टर। तो सेम वेक्टर जो होते हैं वही जो भी हमने बात की है कि अगर ए डॉट ए दो वेक्टर हैं और सेम वेक्टर हैं तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, इनके दरमियान में सेम है क्योंकि, तो एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कॉस 0, तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर। ए डॉट ए हमेशा किसकी इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर के, क्योंकि कॉस थीटा 0 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो हमने क्या किया कि सेल्फ प्रोडक्ट जब लिया तो ए स्क्वेयर हमारे पास आ जाता है। ओके, अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम लोग ए और बी का डॉट लेते हैं तो कैसे लेंगे। सो अभी हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा। तो मैंने सपोज कर लिया कि ए हमारे पास क्या था, इसको मैं 5k ले लेता हूं, और यहां पे मैं प्लस 2j और प्लस 3k। जब हम लोग उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। तो ए इक्वेशन ऐसे लिख लेनी है, 3 एओटा सॉरी आई प्लस 4j प्लस 5k, ये कैप भी साथ लगानी है क्योंकि ये एरो को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉट इसका क्या आएगा, 3 एओटा प्लस 2j प्लस 3k। अब देखें मैथमेटिक्स का रूल क्या होता है कि पहले वाली चीज पहले इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे होगी, और फिर इससे होगी। तो पहले क्या होगा, 9i डॉट आई प्लस 3 2s are 6i डॉट j प्लस 3 3s are 9i डॉट k प्लस 4 3s are 12, तो 12j डॉट i प्लस 4 2s are 8 j डॉट j प्लस 4 3s are 12 j डॉट k, और प्लस 5 3s are 15 k डॉट i, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2s are 10 k डॉट j, और 5 3s are 15 k डॉट k। अब यहां पे जो चीज बताई गई थी वो क्या थी कि अगर हमारे पास i डॉट आई आता है, क्या आता है, i डॉट आई
तो ये किसकी इक्वल था 1k, जे डॉट जे किसकी इक्वल था 1k, के डॉट के किसकी इक्वल था 1k, बट आई डॉट के किसकी इक्वल था 0k, आई डॉट जे किसकी इक्वल था 0k, और आई जे डॉट के किसकी इक्वल था 0k। ये हम लोग इससे पिछले वाली प्रॉपर्टी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आई डॉट जे, ये सारा क्या हो गया 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 और के डॉट जे 0। सिर्फ हमारे पास वो वैल्यू बचेंगी जहां पे आई डॉट आई होगा, तो आई डॉट आई मेरे पास क्या आ जाएगा 1 की इक्वल होता है, तो 9, जे डॉट जे किसकी इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है, तो +8, और 15 के डॉट के किसकी इक्वल होता है 1k, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 1, ये भी j1 और ये भी क्या 1, और यहां पे ये 0 0 0 0 0 0। सिर्फ ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि सेम वाला इक्वल टू 1 आएगा और डिफरेंट वाला इक्वल टू 0 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 17 प्लस 15, तो ये मेरे पास बन जाएगा 32। तो ये देखें मैंने क्या कहा था, व्हेन टू वेक्टर मल्टीप्लाइड एंड आंसर विल बी ए स्केलर, तो हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया और आंसर क्या हमारे पास आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इसकी क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाउ वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए डॉट बी किसकी इक्वल है जी हमारे पास ए बी कॉस थीटा के। अगर मैं मैथमेटिक्स का रूल यूज करता हूं तो यहां पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था, आज का लेक्चर यहां पे एंड होता है। होप्स हो के आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज और ये डॉट प्रोडक्ट भी समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर करें, इंशाल्लाह से मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर उसामा शहाब और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उसामा शहाब मलिक। होप्स हो के आप सारे बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा कि आप लोग जो बच्चे परेशान हैं कि फेडरल बोर्ड का जैसे रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद फिजिक्स का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, तो हम लोग फिजिक्स की प्रिपरेशंस 40 डेज़ के अंदर कैसे कर सकते हैं। स्पेसिफिकली वो बच्चे जिनके ग्रेड्स कम आए हैं या जिनके ग्रेड्स में जो के पास नहीं कर पाए और जो बच्चे जिनका ग्रेड एफ आया है, तो उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत ही 100% वर्किंग ट्रिक है। आप लोग बेशक इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इंशाल्लाह से जब पेपर आएगा तो 85% से 90% एक्यूरेसी के साथ इसमें से ही पेपर आएगा। तो आप लोगों ने ये सारे टॉपिक मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये टॉपिक सारे के सारे आप लोगों ने बहुत अच्छे से रेडी कर लेने हैं ताकि ऐसा हो सके कि जब पेपर आपके सामने आए तो इन्हीं टॉपिक में से जैसे जो क्वेश्चन आए तो आप लोग वो टॉपिक अटेम्प्ट कर लें। इसमें एक और बात जो मैं अपने माइंड में रखनी है, जो मैंने टॉपिक्स के नेम रखे हैं इनको आपने ब्रीफली और कंप्लीटली करना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग कर लें, लेट्स सपोज कोई एक टॉपिक आपने कर लिया और उसके कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो टॉपिक आपका कंप्लीटली रेडी नहीं है। तो हाउ वी कैन रेडी ऑल द टॉपिक कंप्लीटली, इसमें मैं वैसे बेसिकली मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी इन टॉपिक्स पे बना चुका हूं और इंशाल्लाह 40 डेज के दौरान मैं मैक्सिमम टॉपिक जो है वो कवर कर लूंगा और बहुत डिटेल के साथ डिस्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं ताकि ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि डिस्कस किया गया या पूछा जा सकता है पेपर के अंदर,
वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। तो आइए पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो बच्चे जिनके एफ ग्रेड्स हैं उनके लिए ये फोकस की बात क्या है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो हमारे पास 4 आते हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। हर जो क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का होता है। तो वो जो मार्क्स हैं वो हम लोगों ने किस तरीके से देखने हैं या किस तरीके से कवर करने हैं। बेसिकली 40 डेज का टेन्योर बहुत ज्यादा कम है और इस टाइम पीरियड के अंदर हम लोग किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके ट्रिक्स यूज करके कैसे रेडी कर सकते हैं अपना फिजिक्स का पेपर। तो आइए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे यूनिट 2 की हेडिंग दी है। बेसिकली दरमियान में मैंने ज्यादातर वही क्वेश्चंस लिखे हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे। मैंने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक टॉपिक लिखा है। ये तीनों टॉपिक जो हैं ये सेकंड यूनिट के हैं फिजिक्स के और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। वैसे नॉर्मली इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, एक इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एक इनमें से लॉन्ग बनता है। शॉर्ट मस्ट बनेगा, अगर शॉर्ट ना बना तो लॉन्ग मस्ट आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये चांस है कि सेकंड यूनिट में से आपका लॉन्ग बनता है और बनेगा, या फिर इसमें से 2 शॉर्ट भी आ सकते हैं या एक शॉर्ट तो मस्ट आएगा। बट इस यूनिट की वेटेज अच्छी खासी है। सेकेंडली यूनिट नंबर 3 का मैंने 2 टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे। ये यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन एंड कोलिजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन है ये। तो वन डायमेंशन जो है कोलिजन इन वन डायमेंशन ये टॉपिक एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल बनता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में से हाउ वी कैन फाइंड द रेंज समटाइम आ जाता है, हमने रेंज फाइंड करनी होती है, समटाइम हमने हाइट फाइंड करनी होती है। तो इसके सारे केसेस को आपने देखना है और साथ में कोलिजन इन वन डायमेंशन वैसे आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके हैं। तो ये टॉपिक, तो अब जो मेरे पास पोर्शन ये वाला है जो यूनिट 2 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जिसका यूनिट नंबर 3 भी आ गया और यूनिट नंबर 3 भी आ गया। अगर आप लोग यहां से लेके यहां तक ये टोटली 4 टॉपिक बनते हैं। अगर आप लोग ये 4 टॉपिक रेडी कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका एक लॉन्ग पोर्शन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली आ गया इसमें से और एक या 2 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटली। मींस के अगर हम रैंडमली करते हैं तो 10 मार्क्स का ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने रेडी करने हैं। इन टॉपिक्स में मैं ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट पे वीडियो बना चुका हूं, वो आप लोगों ने देखनी है और उस वीडियो देखने के बाद इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे के सारे आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह से। ये टॉपिक्स भी हैं, इन पे भी मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूं वीडियोस के अंदर। ओके, सेकेंडली जो दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आप लोगों ने, लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट नंबर 6 के अंदर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशंस। इसके साथ ट्रोस्की थ्योरम एंड वेंट्री मीटर्स, ये इसी के थ्योरम्स हैं बर्नौली इक्वेशंस के। तो ये भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह से करवाऊंगा। अगर आप लोगों को बर्नौली इक्वेशन प्रूव करना आ गई है तो ये दोनों बहुत ही आसान टॉपिक हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जो होगी वो कैसे सॉल्व करनी है और या फिर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है या इसमें से, तो इसकी वेटेज कंफर्म है कि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से यूनिट नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेपर इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 को भी, जिसकी 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं, बेसिकली हैं 2 टॉपिक लेकिन मैंने 4 बना के लिखे हैं, तो आपने ये 4 टॉपिक भी करने हैं ताकि इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने इसके टॉपिक लिखे हैं साथ में। तो मतलब क्या हुआ कि यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 6 करने से भी आप लोग इजीली 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये बात बेशक आप लोग नोट कर लें कि यूनिट नंबर 2, 3 एंड 6 करने से आप लोग 20 मार्क्स का पेपर कर सकते हैं और पास होने के लिए हमें चाहिए होते हैं 28 मार्क्स। तो 8 मार्क्स हम लोग कैसे करेंगे, मैं इस आज के पोर्शंस के अंदर एमसीक्यूज का जिक्र नहीं कर रहा। एमसीक्यूज के जो मार्क्स हैं वो अलग से हैं, बट यहां पे मैं मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे उनका जिक्र कर रहा हूं ताकि आपका 85% to 90% पेपर जो है वो इस गैस के बाद सॉल्व हो सके। ओके, इसके बाद हमारे पास जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और है भी थोड़ा सा ट्रिकी यूनिट है। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है जी, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर।
ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बेसिकली एक्सप्लेनेशन है कि इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक विद रिस्पेक्ट टू हीट इंजन या विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रिजरेटर। तो इसमें एक केल्विन स्टेटमेंट होती है, सेल्सियस स्टेटमेंट होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं। ये भी इंशाल्लाह से बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में इसमें एक टॉपिक आता है जो यहाँ पे आई थिंक कि मिस हो गया, कार्नोट साइकिल, कहीं पे यहाँ पे होगा ये कार्नोट साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन जो होता है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड इसका जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर हमारे पास टॉपिक्स हैं आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। ये टॉपिक भी हम लोगों ने रेडी कर लेने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 4 टॉपिक के साथ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट हो सकता है। तो टोटल हमने कितने लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं? 4। 3 तो मैंने आपको ऑलमोस्ट कंफर्म बता दिए हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन 2 या 3 में से आ सकता है, एक आएगा आपका 6 में से, और एक आपका आएगा कार्नोट साइकिल यानी कि हीट इंजन वाले यूनिट में से आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आ सकता है? एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जरूर है, इस पे इंशाल्लाह से ब्रीफली वीडियो में डालूंगा। किर्चॉफ लॉज, इसके अंदर 2 लॉज होते हैं हमारे पास, एक होता है केसीएल, एक होता है केबीएल। ये दोनों लॉज खुद डायरेक्टली नहीं आते, बल्कि इनका सर्किट आता है और उस सर्किट को हमने सॉल्व करना होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह से मैं आप लोगों को जरूर ये टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आपने वो वीडियो देखने के बाद आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो ये मस्ट टॉपिक आप लोगों ने करना है किर्चॉफ लॉज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों ने चौथे क्वेश्चन के लिए कर लेना है। साथ में सेफ पॉइंट पे जाने के लिए कि अगर कोई और वाला ऐसा ना आ जाए कि इनमें से कोई चॉइस आ जाए, अदरवाइज मैंने 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग बता दिए हैं, बट अगर 4 में से कहीं पे और के साथ कोई कंबिनेशन चेंज हो जाए तो उसके लिए मैंने फिर लिखा है टॉपिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टॉपिक भी आपका लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कौन कौन से बताए हैं? एक लॉन्ग यहां से, एक हमारे पास यहां से छठे यूनिट से, एक हमारे पास यूनिट नंबर 10 से, और एक हमारे पास किर्चॉफ लॉ या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लॉन्ग आ सकता है। वैसे इसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिखे हैं जिनमें से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन आता है। कूलम लॉ भी आ सकता है आप लोगों का, 10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, आसान सा क्वेश्चन है। ये जो यूनिट है लास्ट वाला क्वार्क्स एंड क्वार्क्स फैमिली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका इंक्लूड हो सकता है। बट स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने टू द पॉइंट जाना है और अपना पास करना है तो आप लोगों ने करना है 2, 3, 6, 10 एंड किर्चॉफ लॉ। ये सिर्फ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अब इनमें से कितने शॉर्ट बनते हैं वो भी हम लोग इंशाल्लाह से अभी देखने लगे हैं, तो आपने कहीं जाना नहीं है। हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बेसिकली टॉपिक जो है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। अगर ये टॉपिक मैं जब करवाऊंगा तो ये टॉपिक आप लोगों का खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड ईयर के अंदर भी इंक्लूड है ये, और ये भी आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। डोपलर इफेक्ट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा से शॉर्ट क्वेश्चन कहां से बन सकता है जी? प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। प्रिसिशन एक्यूरेसी बहुत आसान सा टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। बेसिकली यूनिट नंबर 1 से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो लिमिटेशन डायमेंशन का मस्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन डायमेंशन से मस्ट आएगा। इस पे मैंने ब्रीफली वीडियो बना चुका हूं डायमेंशंस पे, लिमिटेशंस पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके इस वीडियो को लाजमी देखिएगा आप। अनसर्टेनिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का ये जो पास्ट पेपर गुजरा है इसमें इसका न्यूमेरिकल आया था लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो ये आप लोगों ने एज एन न्यूमेरिकल भी करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास।
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम होता है 5 यूनिट में से ये है, ये भी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है और या शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपोर्टेंट है। ड्रैग फोर्स यूनिट नंबर 6 से बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, सॉरी टाइप्स ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे नहीं होगा, टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये एक अलग टॉपिक है। और टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो जो है ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है। ये सारे जो हैं ये भी यूनिट नंबर 6 में से है, ये भी यूनिट नंबर 6 में से है, ये भी यूनिट नंबर 6 में से है और ये भी यूनिट नंबर 6 में से है। तो यूनिट नंबर 6 को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है क्योंकि 12 इंशाल्लाह 12 मार्क्स का पेपर हम लोग यूनिट नंबर 6 से उठाएंगे। और साथ में स्ट्रेस स्ट्रेन आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि इन टॉपिक्स को रेडी करने से आप लोगों का पेपर पासिंग मार्क्स के साथ बहुत अच्छा 70%, अगर आप लोग इनको बहुत ब्रीफली करते हैं तो 70 to 90% तक आप लोगों का पेपर जो है वो यहां से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो बच्चा अच्छे मार्क्स चाहता है और वो चाहता है कि वो 85 से 100% के दरमियान में उसके मार्क्स हैं और वो स्मार्ट स्टडी करे तो मस्ट फॉलो करे मेरे YouTube चैनल को। मैं इंशाल्लाह से ऐसी वीडियोस डालता रहूंगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगी। होप्स हो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, एक चीज जो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं कि आप लोगों ने देखने के बाद आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद पता नहीं इसमें से पेपर आता है या नहीं आता, तो होप्स हो पेपर्स के बाद इंशाल्लाह से हम एक वीडियो बनाएंगे इस पे रिव्यू की कि इसमें से कितना पेपर आया था। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से रेडी कर लेने, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने और इंशाल्लाह इसके बाद किसी की सप्ली फिजिक्स में कम से कम नहीं आएगी। अब रेडी कैसे करना है आप पूछेंगे, तो रेडी करने के लिए भी मैं हर टॉपिक पे इंशाल्लाह से वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों ने मस्ट वो वीडियो देखनी भी है, फॉलो भी करनी है, शेयर भी करना है और उसको लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।